हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अगेन अबाउट द अग्निपथ स्कीम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इस स्कीम के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द डीमेरिट्स ऑफ द स्कीम, बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर और यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द स्कीम तो आपको पता होना चाहिए कि डीमेरिट्स क्या हैं, ताकि गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी उसको कैटर कर सके और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। बट उससे इम्पॉर्टेंट है हमें समझना है कि व्हाट इज़ द थिंकिंग, कि गवर्नमेंट की सोच क्या थी इस स्कीम को लेके आने के लिए। एंड दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दैट इज़ रिटन बाय एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के द्वारा ही ये आर्टिकल लिखा गया है। इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमें एक आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि ये जो स्कीम है हाउ कैन इट रियली बेनिफिट, ये स्कीम कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट कर सकती है इंडियन आर्मी या फिर इंडियन सर्विसेज को, ट्राई सर्विसेज को। तो एक बार समझते हैं कि व्हाट दिस आर्टिकल सेज, ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और एक बार अच्छे से इस स्कीम को समझने का कोशिश करेंगे एक नए पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से। और मैं चाहता हूँ आप ये जो वीडियो है ये बहुत और लोगों को पहुँचाएँ, ताकि जिनको भी मिस इन्फॉर्मेशन मिली है या जिनको भी कुछ डाउट है स्कीम को लेके, वो सारे दूर हो सके। हम ट्राई करेंगे इन आर्टिकल्स के द्वारा, ये डिस्कशंस के द्वारा, कि हम जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है ना इस स्कीम के रिगार्डिंग, उसको टैकल करने का ट्राई कर सकें। ऑलराइट, सबसे पहली बात है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी क्यों लेके आई। गवर्नमेंट का हर पॉलिसी को लाने के पीछे एक रीज़न होता है। हमारा रीज़न बहुत सिंपल है, दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, दो मेन रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बॉर्डर्स, वी हैव हॉट बॉर्डर्स। हॉट बॉर्डर्स का मतलब होता है जैसे कोल्ड वॉर एंड हॉट वॉर होती है, वैसे हमारे बॉर्डर्स जो हैं वी आर हॉट। इट्स वेरी डिस्टेबलाइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो बॉर्डर्स पे चलती आ रही है। चाहे हमारे बॉर्डर्स विद पाकिस्तान हो या चाहे हमारे विद बॉर्डर्स विद चाइना हो, उनसे हमारा एंगेजमेंट हमेशा चलता रहता है। सो वी नीड अ कांस्टेंट इवॉल्विंग फोर्स विद टेक्नोलॉजी, ताकि हम इन दोनों का सामना कर सकें। ये हमारा पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो यूथ ऑफ द कंट्री है, मेजॉरिटी हम कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न हम इस आर्टिकल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट हमारे पास ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं और इनका सॉल्यूशन किसी तरीके से हमें निकालना है। और जो यूथ है हमें पता है कि दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द आर्मी, वो आर्मी की भर्ती की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, गवर्नमेंट जॉब की भी तरफ या आर्मी की तरफ हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में लिखा है और समझने की ट्राई करेंगे अच्छे से कि क्या कह रहे हैं सर इस आर्टिकल के अंदर। द शेपिंग ऑफ द इंडियन फोर्सेस विल देयरफॉर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल कैपेसिटी, कि इंडियन आर्मी एक नेशनल कैपेसिटी को बहुत अच्छा शेप दे सकती है। एंड इंडियन आर्मी जो है वो डेवलप कर सकती है नेशनल कैपेसिटी, नेशनल कैपेसिटी के सेंस में, लोगों को काम देने के पर्सपेक्टिव में, और बिकमिंग अ फोर्स ऑफ नेचर इन द सेंस कि बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंडियन आर्मी के अंदर होता है। तो एक नेशनल कैपेसिटी जो यूथ है वो सारा इंडियन आर्मी एब्जॉर्ब कर सकती है। इट हैज़ द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटी। While attempts at doctrinal adaptation and optimization for the fighting potential of the armed forces have commenced in the form of joint theater commands, though delayed, substantial efforts are also being put in the Make in India and Atmanirbhar Bharat to address the equipping issues, not only to reduce the dependency on imports but also to save financial outgo. Basically, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, मेक इन इंडिया कैंपेन की बात की गई है, बट लेट्स मूव ऑन, आगे समझने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेंस एज बीइंग फेस नाउ, इक्विपमेंट ऑफ एक्सटेंड 60% इज रशियन ओरिजिन। ऑलराइट, एक इसमें जो चीज़ समझने वाली बात है, इसमें जो बताया गया है सबसे पहले आर्टिकल में, कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। राइट, क्या होता है, एक इससे पहले एक आपको पता होना चाहिए फैक्ट, कि आर्मी की मेन एज इस समय 32 ईयर्स की है। 32 ईयर्स जो होती है, जो जो एवरेज एज है आर्मी की, वो 32 ईयर्स है। उसको ये लोग लेके आना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है एंड आर्मी है, 26 में।
जब आर्मी यंग होगी तो वो नेचुरली ज़्यादा अच्छे से अडैप्ट कर पाएगी, किस चीज़ के लिए? टेक्नोलॉजी के लिए। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी रशियन हो, इज़राइल हो, यूएस की हो या कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं हो, दे विल बी एबल टू अडैप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी को अडैप्ट अच्छे से कर पाएंगे और चला अच्छे से पाएंगे। सेकंड थिंग है, जो 26 ईयर ओल्ड्स होते हैं या जो यंग एज के हमारे जवान होंगे, सोल्जर्स होंगे, दे विल बी मोर अडैप्ट एंड विल बी एट अ ग्रेटर कैपेसिटी। मतलब उनकी कैपेसिटी अच्छी होगी अडैप्ट करने की टू द माउंटेनस टेरेन्स। अभी हमारे दोनों जो एनिमीज बॉर्डर पे हैं, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना, बोथ ऑफ देम हैव माउंटेनियस टेरेन्स, मतलब पहाड़ी इलाके में इनसे हमें लड़ना पड़ता है। इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, जस्ट अ मिनट, यस, इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसी फोर्स तैयार करें जो अच्छे से अडेप्ट कर पाए इस अ, इन दोनों कंट्री से लड़ने के लिए। तो हमें एक बैक इन्फॉर्मेशन ये मिली। तो जो इसमें सबसे पहले बताया गया आर्टिकल के अंदर कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं मोस्टली रशिया से आते हैं, जिसकी वजह से सस्टेनेंस जो है एज बीइंग फेस नाउ एज आर इक्विपमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 60% जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। तो इसलिए उन इक्विपमेंट्स को समझना, उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, उन इक्विपमेंट से हर आर्मी के जो जिस भी बटालियन या जिस भी यूनिट को वो इक्विपमेंट जाएगा, उनको उस इक्विपमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना, वो थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि आर्मी की मीन एज ही 32 ईयर्स के अबव है, राइट? तो इसीलिए हम पहले यंगस्टर्स को लेके आना चाहते हैं आर्मी में, ताकि ऐसी कोई दिक्कत, मतलब ये एक बहुत फार फेच, मतलब बहुत दूर की सोच है, बट स्टिल ये रिक्वायर्ड है। जब तक हम लोग इंडियन मेड इक्विपमेंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ चाहिए होगी ताकि हम आर्मी को जल्दी से अडेप्ट कर पाए न्यू इक्विपमेंट्स के लिए, राइट? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सर? द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम एज अ न्यू मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको ये भी समझना होगा, इट्स अ न्यू मोड, ये एक नया मोड है रिक्रूटमेंट का। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या एसएसबी अभी भी होगा या नहीं। विल एसएसबी स्टिल बी प्रेजेंट और नॉट, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है सर्च और फाइंड करके। और इसमें है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर है, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो हो रहा है उसका वो ये हो रहा है कि 25% लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा। और चिंता इस बात की है कि 75% जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे, राइट? क्योंकि उनके पास, ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द 25% और नॉट बीइंग सेलेक्टेड, राइट? तो अब दिक्कत ये है, ये जो इनकी वरी है, इसका सोल्यूशन क्या है? पहली बात, जो 75% लोग हैं, जो 75% रिक्रूट्स यहाँ इस स्कीम से निकलेंगे, वो ज़्यादा ज़्यादा केपेबल होंगे बाकी यूथ के जो मार्केट में अवेलेबल होगी। क्यों ज़्यादा केपेबल होंगे, हम आपको बताते हैं। आर्मी अगर अपना करिकुलम लेके आती है तो आर्मी के करिकुलम में ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको ट्रेनिंग के साथ एक डिसिप्लिन, राइट, और एक वर्ल्ड क्लास स्किल्स सिखाएंगे जो वर्ल्ड में आप बाद में यूज़ कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, वो आपको मार्केटेबल स्किल्स सिखाते हैं। मार्केटेबल स्किल्स मतलब जिनका उपयोग आप मार्केट में कर पाओ। फॉर एग्जांपल एक्सेल, डेटा एनालिसिस, ये स्किल्स ऐसे हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। किसी भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी जॉब जॉब करने जाओगे, अगर आप ये स्किल दिखाओगे तो आप हायर हो सकते हो आराम से। तो आर्मी इस करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करेगी कि आपके पास मार्केटेबल स्किल्स हो, एक ट्रेनिंग हो और एक डिसिप्लिन हो, जिसके अंतर्गत आप उन सभी बच्चों से बेटर होंगे जो मार्केट में इन स्किल्स के बिना आ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो 75% बच्चे निकल रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जो एवरेज यूथ होगा जिनको ये स्किल्स नहीं मिले हैं, राइट? दूसरी चीज़ इसमें बात करने वाली, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि रॉ कैंडिडेट जो निकलेंगे मार्केट में, उनके पास ये स्किल्स नहीं होंगे कॉम्पीटिंग फॉर सिलेक्शन। अब जो रॉ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट की जितनी भी
मतलब सपोज़ सीएपीएफ या आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस फोर्स में जाने की कोशिश करेंगे, उनके पास ये सारे स्किल्स नहीं होंगे, ये ट्रेनिंग नहीं होगी, ये डिसिप्लिन नहीं होगा, ये मार्केटेबल स्किल्स नहीं होंगे। तो आप लोगों के पास जो 75% बच्चे इसमें से निकल जाते हैं, उन लोगों के पास ऑप्शन होगा। उन लोगों के पास ज़्यादा अच्छे स्किल्स होंगे और वो उन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं इन बाकी पुलिस फोर्स में जाने के लिए, रिजर्व फोर्स में जाने के लिए या फिर स्टेट फोर्सेस में जाने के लिए, और अदर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट जॉब्स में भी इनको वेलकम किया जाएगा। अभी कल यूजीसी ने एक और स्टेटमेंट निकाली है कि इसको 4 साल की डिग्री की तरह ये लोग कंसिडर करेंगे। और आप ये समझो कि 4 इयर्स के बाद इन लोगों के हाथ में एक कॉर्पस फंड होगा। मतलब 4 साल के ट्रेनिंग के बाद इनको ट्रेनिंग भी मिली, इनको पैसा भी मिला एंड उसके बाद इनके पास स्किल्स भी आए। तो मतलब जब ये मार्केट में जाएँगे, इफ दे आर ऑफ द 75% कैटेगरी, तो जो ये बच्चे निकलेंगे उनके पास ट्रेनिंग होगी, उनके पास फंड्स होंगे, उनके पास जो स्किल्स होंगे वो भी मार्केटेबल होंगे। तो मतलब कोई भी एंटिटी अनलेस एंड अनटिल ये जॉब ना करना चाहे, कोई भी एंटिटी इनको जॉब में लेने से इतना वो नहीं करेगी, इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग जो हमने देखनी है कि होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी किसमें, सीएपीएफ की भर्ती में। और जो चैलेंजेस एमर्ज हो रहे हैं उन सबको भी एड्रेस किया जाएगा। बस 2 से 3 दिन की बात है कि एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके सारे आ जाएं, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे जो होम मिनिस्ट्री है वो इसके रिगार्डिंग। द सेवरेंस पैकेज क्लोज टू 11 लाख रुपए का सेवरेंस पैकेज बनेगा जो टैक्स फ्री होगा। लोन फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी और स्किल सेट डेवलपमेंट मिलेगा, जो आपके लिए एक मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस खोल देगा। तो ये इस स्कीम का क्रक्स है कि अगर आर्मी आपको अपने उसमें लेती है, इफ आर्मी टेक्स यू इन, वो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, वो आपको प्रॉपर स्किल्स, वो आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के साथ भेजेंगे, इवन इफ यू नॉट मेक द कट इन द आर्मी। तो 4 साल के बाद आपके पास स्किल्स होंगे, ट्रेनिंग होगी, आपके पास एक कॉर्पस फंड होगा 11 लाख रुपए का। तो आपको अगर अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी स्टार्ट करनी है, वो भी कर सकते हैं। Let us see at what are the effects of Agniveers will have on the defense forces, as it is the organizational aim which must be supreme. अग्निपाथ जो स्कीम है will have the following impact. उसका impact ये होगा, this category will be sourced from all India all class services. ऑल इंडिया ऑल क्लास का मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट में हैं, आप ऑल इंडिया ऑल क्लास सर्विस में बिलोंग करेंगे, मतलब आपको किसी भी स्टेट में ट्रेनिंग मिलेगी। दस रिफ्लेक्टिंग द रियल इंडिया, मतलब जो डेमोक्रेटिकली हम शोकेस करना चाहते हैं कि कोई भी कास्ट, जाति, कुछ उसमें भेदभाव के बेसिस पे नहीं आएगा, कोई भी रिजर्वेशन पे नहीं आएगा। ये एक एआईएसी है, ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम, जिसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। राइट, इंडिपेंडेंस हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल बोथ ड्यूरिंग वॉर एंड पीस, मतलब एआईएसी की कैटेगरी वॉर एंड पीस दोनों में बहुत अच्छी काम आई है। एआईएसी मेरिट को ही एक सोल क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसके अंदर एआईएसी के अंदर ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम में सिर्फ मेरिट को ही सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो है मेरिट। क्लोज टू 80% ऑफ द आर्मी इज ऑलरेडी एआईएसी, 80% ऑफ द आर्मी जो है आपकी ऑलरेडी एआईएसी स्कीम में है। और अग्निवीर जब इसमें आ जाएंगे तो एंटायर फोर्स विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन इंडिया प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, कि आप सब जब आ जाएंगे तो एक मेरिट के बेस पे हम आर्मी तैयार करेंगे बस, जो कि 100% एआईएसी ऑल इंडिया ऑल क्लास कैटेगरी की होगी इन फ्यूचर टाइम्स, फ्यूचर में आने वाले समय में। द फोर्सेस विल कंटिन्यू टू रिमेन कमिटेड टू डिफेंस ऑफ द मदरलैंड एज अ हियरथू फोर्स। राइट, तो आप लोग सेवा सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी में एज एन आर्मी आपको नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो 4 साल की कमीशन है, बट यू विल सर्व द पर्पस ऑफ योर ड्रीम्स, मतलब जो आपने सोचा है आप वो कर पाएंगे आराम से। Since only 25% are to be re-included after the 4 years, there will be a competitive environment wherein all Agniveers will try to become a part of top 25%.
जब 25% बच्चों को ही ये मौका दिया जाएगा कि उनको आर्मी सिलेक्ट करेगी और एब्जॉर्ब कर लेगी परमानेंट और लॉन्ग कमीशन में, तो वो 25% का जो कंपटीशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जब आर्मी के अंदर होगी, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जब इन नए रिक्रूट्स के अंदर होगी, तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। यही वो चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है तो आर्मी भी आपका यूज कितना ही करेगी, यू विल बी अ लाइबिलिटी फॉर द आर्मी देन, राइट। नेक्स्ट थिंग है एनहांसिंग द क्वालिटेटिव प्रोफाइल ऑफ द यूनिट सब्सटैंशियली इवन इन द ड्यूरेशन ऑफ 4 years विद द डिफेंस फोर्सेस। 4 साल के अंदर आप मेहनत करोगे कि आप वो टॉप टॉप 25% में आने का ट्राई करोगे, ताकि आप आर्मी के अंदर परमानेंट एनलिस्ट हो जाओ। इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोफाइल बनाएगा आप लोगों की, ताकि आप लोग अच्छे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, चाहे आप किसी भी यूनिट, बटालियन, किसी भी फोर्स का पार्ट हो। मेन क्वालिटेटिव शिफ्ट विल टेक प्लेस वंस दोस टॉप 25%, जब इन 25 टॉप बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा, तब आपका आर्मी के अंदर मेन शिफ्ट शुरू होना शुरू हो जाएगा। दिस इंक्रीमेंटल एबिलिटी विल बी एबल टू हैंडल मॉडर्न वेपन्स। आपको मॉडर्न वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी, आप लोग हैंडल कर पाएंगे मॉडर्न वेपन्स को एक प्रोफेशनल तरीके से, और एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को संभालने की जो ट्रेनिंग है वो भी मिलेगी। और आप सिर्फ लिमिटेड नहीं होंगे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के, बट आपको ये लोग एक सब यूनिट्स और फ्रंटलाइन यूनिट्स में भी भेज सकते हैं इसके बाद, क्योंकि आप 25% वो बच्चे होंगे जिन्होंने टॉप 25% में अपनी प्लेस रखी है। तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, प्रोफेशनली एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे एज अ फ्रंट लाइन फोर्स। फ्रंट लाइन यूनिट्स की तरह आप उसके अंदर आप काम कर सकते हो। With enhanced ability, these soldiers will be able to mold themselves better for making the defense forces ready for future wars, right? Ready for future wars. गवर्नमेंट का मेन मकसद इसी चीज़ के लिए है कि हमें फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी होना है। हम अभी का नहीं सोच रहे, हम 5 से 10 सालों का आगे का सोच रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जिसके अंदर मैंडेटरी एनलिस्टमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 18 साल के हो जाते हो, तब आपको आर्मी के अंदर 2 साल, 4 साल या एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए सर्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसराइल जैसी कंट्री है, राइट। इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसके बॉर्डर पे अभी भी थ्रेट है, तो इसलिए उनके लिए मैंडेटरी एनलिस्टमेंट ज़रूरी है। और क्योंकि उनकी फोर्स बहुत स्मॉल है, तो मैंडेटरी एनलिस्टमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट इंडिया के अंदर दुगना दुगना इशू है, बिकॉज वी हैव टू बॉर्डर्स जो कि हॉस्टाइल है हमारी तरफ, और हमें भी ऐसी फोर्स चाहिए जो यंग हो, टैलेंटेड हो, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चलाने आते हों, और टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से कर पाए। इसीलिए ये स्कीम लेके आए हैं, ताकि फ्यूचर वॉर्स में हमें बहुत ज़्यादा जो एबिलिटी चाहिए वो मिल पाए अभी से, एक पुश जो हमें चाहिए आर्मी के अंदर। क्योंकि फ्यूचर वॉर्स होंगी वो मल्टीपल लेवल्स पे फाइट की जाएंगी, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को रिक्वायरमेंट है जूनियर लीडरशिप की। कुछ ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जो जो स्मॉल यूनिट्स को हेड कर पाए, राइट। दो स्किल्स फॉल शॉर्ट ऑफ मेकिंग जूनियर लीडर्स केपेबल ऑफ लीडिंग स्मॉल टीम्स। मतलब स्मॉल टीम्स को हैंडल करने के लिए भी आपको नियुक्त किया जाएगा। Intellect, the enhanced skill set and the intellect in the top 25% retained will make these personnel more trainable as and when they become the NCUs. NCUs का कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताना, NCUs क्या होते हैं। 25% जिनको रिटेन किया जाएगा वो ज़्यादा ट्रेनेबल होंगे। NCU मतलब लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि वो मोल्ड किए जा सकते हैं उस पोजीशन के लिए, राइट। एवरेज एज प्रोफाइल जो आर्मी की है वो 32 साल है, जिसको घटा के हमें 26 साल लेके आना है। इसीलिए ये स्कीम का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड एज एंड एज रिलेटेड फिजिकल एबिलिटी इन द माउंटेनियस टेरेन आर इंटरलिंक्ड एंड इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इन सर्टेन केसेस। हमारे दोनों बॉर्डर्स जो है माउंटेनियस टेरेन पे हैं,
बट जब आपकी आर्मी की एवरेज एज जो होती है, एज प्रोफाइल 32 साल की होती है, तो उसके साथ एक फिजिकल इनेबिलिटी भी आ जाती है कि आप इतने वॉर्स नहीं फाइट कर सकते उस टेरेन पे, उस उस माउंटेनियस टेरेन पे, जो कि डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। इसीलिए हमें यंग फोर्स की ज़रूरत है जो ऐसे टेरेन को भी हैंडल कर पाए आसानी से, एंड दे कैन फाइट द इवन फाइट द एनिमी एट दिस टेरेन, राइट। ओके, बाद उसके बाद हम देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम एड्रेसेस दिस चैलेंज एफिशिएंटली। विद द एंट्री सिस्टम, एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ द यूनिट विल बी लोअर्ड फ्रॉम द करंट 32 साल से हम घटा के इसको 26 साल करने का ट्राई कर रहे हैं। और बोथ सिंस बोथ ऑफ अ लैंड बेस्ड एडवर्सरीज, जो चाइना और पाकिस्तान है, उनका माउंटेनियस टेरेन्स है, तो इसलिए हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल विनिंग फैक्टर हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो आप में से जो भी लोग सोच रहे हैं इसमें जाने का, बिल्कुल फुल 100% कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखे जाइए, बिकॉज यू विल बी डॉनिंग द यूनिफॉर्म मच अर्ली दैन द पीपल हु हैव डन बिफोर। उन लोगों से आप बहुत आगे होंगे जिनको अभी तक सिर्फ आर्मी में जाने का सपना ही देख रहे थे। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ आर यूथ आर करेंटली अनएम्प्लॉयड। मेजॉरिटी ऑफ, आपको ये समझना पड़ेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और उनके अंदर एक लैक ऑफ डिसिप्लिन है, विच कैन बी सीन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन वेरियस काउंट्स, which don't remain peaceful as a result in large scale destruction of national assets। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें एक चीज़ समझनी है कि यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स आर प्रेजेंट। जॉब्स डिमांड करती हैं स्किल्स। अगर यूथ के पास वो स्किल्स नहीं होंगे तो उनको कोई जॉब नहीं देगा। नो प्राइवेट एंटिटी, कोई प्राइवेट एंटिटी उनको जॉब नहीं देगी। प्रॉब्लम क्या है कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पब्लिक या गवर्नमेंट में जाने के लिए। गवर्नमेंट का मतलब है कि एग्ज़ाम्स क्लियर करके एक पोजीशन में आने के लिए। प्रॉब्लम इससे भी नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जब वो अपने मेन ईयर्स 18 टू 24 के जो इनके पीक ईयर्स होते हैं, जिसमें ये दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें इसको सफलता मिल सकती है, वो लोग इन ईयर्स को 3 से 4 सालों को लगा देते हैं इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने में। और फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो 24 साल बाद आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, और आपके पास कोई ऑफर लेटर या फिर आपके ने कोई एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर कर रखा, तो यू आर बैक एट, आप बिल्कुल ज़ीरोथ पोजीशन पे आ जाते हो वापस दोबारा से, जब तक आप 24 साल के होते हो। ये एक बहुत ही सैड और सॉरी सिचुएशन है किसी भी देश के लिए, जबकि हमारे पास इतना यूथ अवेलेबल है, हमको उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा इस देश के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो या आप आर्मी में जाने की तैयारी करो। प्रॉब्लम इस चीज़ में है जब आप 3 से 4 साल सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं, वो है मोनोपोलाइज़िंग ऑन योर एज। 24 से 25 साल के बाद आपका पीक सिर्फ़ डिक्लाइन ही होता है। यू कैन नॉट गो एनीवेयर एज़ अ यंग फ्रेशर या फिर जॉब के लिए। क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है किसी भी प्राइवेट एंटिटी या आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी इनफैक्ट। इसीलिए दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जब 18 साल के हों या स्कूल पार करें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड यू जॉब्स। आर्मी ने ये जॉब्स निकालने के लिए नहीं लाए हैं ये स्कीम। ये स्कीम है कि आपका एज का यूटिलाइजेशन हो पाए, कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको एसएसबी अगर आप नहीं भी क्लियर कर पा रहे हैं, स्टिल आपको एक चांस और एक मौका मिलेगा आर्मी को एक्सपीरियंस करने का एट दिस यंग एज। आपको एक कॉर्पस अमाउंट भी मिलेगा, ताकि अगर आपका सपना आर्मी में नहीं इंक्लाइन हो रहा है तो आप कुछ और कर पाए अपनी लाइफ में। ये जो 4 साल आपने लगाए हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे, और आपको जो स्किल्स मिलेंगे, जो सर्टिफिकेशन मिलेगी, वो आप हर जगह किसी भी प्राइवेट कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए स्कीम का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है यूथ को बचाने के लिए। जो हमारी कंट्री का यूथ है, जो 18 से 24 या 25 साल का है, जो अभी भी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी में अपने सारे पीक ईयर्स निकाल देता है, उससे बचाने के लिए हम ये पॉलिसी समझ सकते हैं।
एक जो यूथ बल्ज है हमारी कंट्री में, कि जो एक पॉपुलेशन कर्व होता है उसके अंदर हमारा यूथ का जो पॉपुलेशन कर्व है वो बहुत ज़्यादा है। यूथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। उस यूथ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, बिकॉज़ उनको लगता है कि गवर्नमेंट या आर्मी को उन्हें जॉब देनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, कोई आपको जॉब नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्किल नहीं है। और स्किल्स को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं मिलेंगे ऐसे स्किल्स। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको इस स्कीम के बेनिफिट समझ में आने चाहिए, क्यों ये स्कीम रखी गई है, क्या आप ये स्कीम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया एन एसेट इन दिस जंक्चर कैन रिमेन एन एसेट ओनली इफ द यूथ आर स्किल्ड, एम्प्लॉयड एंड डिसिप्लिन्ड। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर आर्टिकल में जो हम अग्निपथ पे डिस्कस कर रहे हैं। इट्स स्किल्ड, राइट, एम्प्लॉयड एंड डिसिप्लिन्ड। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड करेगी कौन? आपको आर्मी स्किल और डिसिप्लिन देगी वो, जो चाहिए, रिक्वायरमेंट है, राइट? नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ऑल्सो गिव्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नेशन बिल्डिंग। में आप काम आएँगे नेशन बिल्डिंग में। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सिर्फ़ एक छोटे से स्पैन में जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको इतना डिसिप्लिन सिखा दिया जाता है अगर वो एनसीसी के पार्ट होते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर परमानेंटली आपको 4 साल के लिए टोटल आर्मी के अंदर ही डिसिप्लिन और स्किलिंग दी जाए, तो फिर आप कितना चेंज कर सकते हैं अपने आप को, राइट? Options were discussed as to which organization should nurture the young and energetic children, and the armed forces were considered the best to do that, right? Success story for nation that enhances that discipline and national fervor quotient in the youth joining the NCC. तो अभी बच्चों के अंदर इतना उत्साह है एनसीसी ज्वाइन करने का, उनके अंदर इतना ही उत्साह होना चाहिए अग्निपथ स्कीम में ज्वाइन करने का भी, right? Nothing could be better than adopting the scheme which changes the youthful profile of the units, enhances technological threshold, enhances trainability for junior leadership, and in the end gives the desired qualitative edge across the entire spectrum to all the units of the defense forces. मतलब हमारी आर्मी को एक एज देने के लिए आप लोग नेसेसरी हैं। अगर आप लोग आर्मी में नहीं जाएँगे तो आर्मी का जो पीक है, जो यूसेज है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें चाहिए, जो एक एज चाहिए हमारी आर्मी को लड़ने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। बट इस प्रोसेस में हमें ऑल्सो ट्रांसफ़ॉर्म करना है नेशन को एक डिफरेंट लेवल पे ऑफ एबिलिटी एंड कमिटमेंट के ऊपर। राइट, वी हैव टू कमिट आवरसेल्फ टू द नेशन, क्योंकि अगर आपको नेशन या देश इतने ट्रेनिंग दे रहा है, इतनी मेहनत आपके ऊपर कर रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचना है कि चाहे आप वो 25% में आए या वो 75% में आए, आपको अपना 100% दे के आर्मी के अंदर या आर्मी के बाहर अपना 100% दे के एक जॉब उठानी है, एम्प्लॉयड होना है, आपको नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, राइट? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया और आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे ऐसे लोगों से बात करने का जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ और उसको आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन एस्पिरेंट्स के लिए, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए जिनको मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ दिस स्कीम या क्या चल रहा है। तो उनको समझाने की ज़रूरत है, राइट? उनको उनको ऐसे, अगर वो ऐसे उपद्रव करेंगे, उनको ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। उल्टा दे विल बी लूजिंग, उनको लॉस ही होगा। अगर पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, देन दे कैन नॉट, वो किसी भी और एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। इसलिए ये चीज़ समझने वाली बात ज़रूरी है कि आपको एक स्कीम का महत्व पता होना चाहिए कि वो स्कीम क्यों आई? उस स्कीम के आने का रीज़न क्या था? उस स्कीम के आने का कॉज़ क्या था? और उस स्कीम से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको? हमने कल डीमेरिट्स डिस्कस किए, पर हमें ये भी समझना है कि स्कीम के ज़्यादा बेनिफिट हैं डीमेरिट से ज़्यादा, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार ट्राई करने दीजिए गवर्नमेंट को कि
एक्चुअली में व्हाट दे वांट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हमको लग रही है वो उसको सॉल्व करके देंगे आपको। उन्होंने एज पहले 21 साल से अब 24 साल भी कर दी है, ताकि जिन एस्पिरेंट्स का लॉस हुआ था 2 साल के अंदर, वो भी इसको जॉइन कर सके आराम से। तो चाहे आप 24 साल 4 महीने के हैं, 24 साल 5 महीने के हैं, आप इस स्कीम में पार्ट ले सकते हैं जब तक आप 24 साल के हैं। जैसे ही आपका 25th ईयर शुरू होता है, 25th ईयर शुरू होता है, तब आप पार्ट नहीं ले पाएँगे बस। 24 साल 11 महीने तक भी आप इस स्कीम में पार्ट ले पाएँगे। आप एक अग्निपथ, एक अग्निवीर बन सकते हैं, क्योंकि आप 24 साल के हैं। आपको अगर कोई भी आपकी एज पूछेगा तो आप 24 साल बताएँगे, राइट? आपके 25वें बर्थडे तक। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स आई वुड लाइक टू से कि यू हैव टू अंडरस्टैंड विद अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एंड अ व्यू कि ये स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने डीमेरिट्स डिस्कस किए, आज हमने मेरिट्स डिस्कस किए स्कीम के। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिला कि स्कीम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस आर्टिकल की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, तो आप इसको डायरेक्टली आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। आई होप यू लव्ड इट एंड यू लाइक्ड इट। एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाना एंड शेयर करना उन लोगों को जिनको अभी भी डाउट है स्कीम में, या जिनको अभी भी मिस इन्फॉर्म्ड लग रहे हैं जो आपको। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन वाचिंग दिस। थैंक यू एवरीवन।